हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो करंट अफेयर्स से संबंधित है, जो कि आर्थिक घटनाओं पर आधारित है। दोस्तों आर्थिक घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर्स को तैयार करते समय बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके आंकड़े निरंतर बदलते रहते हैं। दोस्तों जब से आरबीआई ने 3 महीने में समीक्षा करना शुरू किया है, तब से और भी ज़्यादा चुनौतियाँ बढ़ गई हैं। तो मेरा आप लोगों को ये सुझाव है कि यदि आप लोग आर्थिक घटनाओं से संबंधित करंट अफेयर्स को तैयार कर चुके हैं, तो आप लोग मेरी वीडियो से उसको अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने नवीनतम आंकड़ों के आधार पर आर्थिक घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर्स को तैयार किया है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी यदि आप लोग इसे पूरी देखते हैं तो। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आर्थिक घटनाओं से संबंधित कुछ तथ्यों को अभी छोड़ दिया है, क्योंकि उसके नए आंकड़े का मुझे इंतज़ार है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने उन तथ्यों को छोड़ दिया है जिसके आंकड़े अभी परिवर्तित होने के चांस है। दोस्तों मैं अभी कुछ दिन और वेट कर रहा हूं, उसके बाद मैं उन सभी प्रश्नों को आप लोगों को उपलब्ध करा दूँगा। दोस्तों इसके बाद मेरी वीडियो सूचकांक पर आधारित होगी, इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल का निरंतर अवलोकन करते रहें। आप लोगों को निश्चित ही इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, चूँकि समय बहुत कम है। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। गूगल द्वारा गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के तहत भारत में कितनी राशि निवेश की जाएगी। दोस्तों इसका उत्तर होगा 75,000 करोड़। ये 10 बिलियन डॉलर के बराबर होते हैं। दोस्तों गूगल द्वारा यह निवेश 4 क्षेत्रों में किया जाएगा। देखते हैं कि वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला है प्रत्येक भारतीय को उसकी भाषा में सूचनाएं उपलब्ध कराना। दूसरा, जरूरत के मुताबिक नए उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध कराना। तीसरा, कारोबारियों को डिजिटल बदलाव के लिए सशक्त करना। चौथा, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि जैसे क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं प्रौद्योगिकी द्वारा लाभ पहुंचाना। दोस्तों ये 4 क्षेत्रों का उल्लेख मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये कूट में दे सकता है, कथन में दे सकता है, और ये कहेगा कि इनमें से कितने क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। इसीलिए दोस्तों ये चारों को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और समझना है। इसी पर आधारित दोस्तों दूसरा प्रश्न है, देखते हैं क्या है। छोटे कारोबारियों को डिजिटली प्रशिक्षित करने हेतु किस कंपनी द्वारा दूरदर्शन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई। दोस्तों इसका उत्तर होगा गूगल द्वारा। दोस्तों गूगल ने भारत में 75,000 करोड़ डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है, और इसी के तहत वो दूरदर्शन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर रहा है, जिससे छोटे कारोबारियों को प्रशिक्षित करने हेतु सहायता मिलेगी। तीसरा प्रश्न दोस्तों देखते हैं क्या है। गूगल द्वारा 13 जुलाई 2020 को आयोजित गूगल फॉर इंडिया इवेंट संख्या की दृष्टि से यह कौन सा इवेंट था। दोस्तों ये संख्या की दृष्टि से 6ठा इवेंट था। दोस्तों गूगल 2015 से प्रतिवर्ष इवेंट आयोजित करता है। चौथा प्रश्न दोस्तों देखते हैं क्या है। गूगल ने रिलायंस जियो की 7.73% हिस्सेदारी कितने करोड़ रुपए में खरीदी। दोस्तों गूगल ने 7.73% की हिस्सेदारी 33,737 करोड़ रुपए में खरीदी। दोस्तों इस गूगल इवेंट से संबंधित जितने भी प्रश्न थे मैंने सबको कंप्लीट कर दिया है, और मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाना चाहिए, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। बदली। दोस्तों देखते हैं 5वां प्रश्न क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2020 में किस देश के साथ 400 मिलियन डॉलर का करेंसी स्वैप का समझौता किया। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने यह समझौता श्रीलंका के साथ किया था। यह समझौता 2022 तक मान्य होगा। दोस्तों ये करेंसी स्वैप होता क्या है। दोस्तों करेंसी स्वैप का मतलब होता है मुद्रा की अदली बदली। दोस्तों ये कब किया जाता है, ये क्या होता है। दोस्तों करेंसी स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत किसी देश का केंद्रीय बैंक किसी अन्य देश के केंद्रीय बैंक को डॉलर प्रदान करता है, जिसे विदेशी केंद्रीय बैंक निर्धारित समय में बाजार विनिमय दर के अनुसार उस देश की मुद्रा के समान धनराशि लौटा देता है। दोस्तों इस विनिमय का उपयोग विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने
के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश को WTO के 25वें पर्यवेक्षक देश का दर्जा प्रदान किया गया? दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान को WTO के 25वें पर्यवेक्षक देश का दर्जा प्रदान किया गया। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान को यह दर्जा जुलाई 2020 में प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला विश्व का पहला देश बना? दोस्तों, इसका उत्तर होगा भारत। दोस्तों, भारत डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला विश्व का पहला देश बना है। नोट में क्या है दोस्तों, देखते हैं। पश्चिमी रेलवे ने डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाया। दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस मंत्रालय द्वारा 2019-20 के बागानी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया? दोस्तों, इसका उत्तर होगा कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा। दोस्तों, कृषिगत उत्पादों के लिए अग्रिम अनुमान कृषि एवं कृषक मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नोट में क्या है, 2019-20 में सब्जियों, फलों तथा फूलों के उत्पादन में जहां वृद्धि हुई है, वहीं बागानी फसलों व मसालों का उत्पादन घटा है। दोस्तों, नोट भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब कथन के रूप में प्रश्न पूछा जाता है और ये कहता है कि बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है, कथन 1 सही है या 2 सही है या सभी सही हैं। इसलिए मैं प्रश्न से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सभी का उल्लेख कर देता हूँ। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी द्वारा भारत की सॉवरेन रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया गया है? दोस्तों, मूडीज़ द्वारा भारत की सॉवरेन रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया गया है। नोट में क्या है दोस्तों, अल्पकालीन मुद्रा रेटिंग को भी P2 से घटाकर P3 कर दिया गया है। दोस्तों, इस रेटिंग के घटने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, देखते हैं। दोस्तों, इस रेटिंग के घटने से भारत को विदेशों में ऋण प्राप्त करने में दिक्कतें बढ़ेंगी तथा विदेशी निवेश पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, मूडीज़ ने इससे पूर्व 13 वर्ष के अंतराल के पश्चात नवंबर 2017 में भारत की क्रेडिट रेटिंग में एक पावदान का सुधार करते हुए इसे Baa3 से बढ़ाकर Baa2 कर दिया गया था, लेकिन जून 2020 में इसे पुनः Baa2 से गिराकर Baa3 कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? दोस्तों, वर्ल्ड आउटलुक इकोनॉमिक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जून 2020 में जारी किया गया। दोस्तों, अगला प्रश्न है, IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा 4.9%। दोस्तों, ये जून 2020 की रिपोर्ट के अनुसार है। दोस्तों, इस करंट अफेयर्स, दोस्तों आर्थिक घटनाक्रम के करंट अफेयर्स में मैं एकदम लेटेस्ट आंकड़ों पर आधारित क्वेश्चन बनाया हूं। मैं उन्हीं क्वेश्चन को इसमें सम्मिलित किया हूं जिनके आंकड़ों में अब कोई बदलाव नहीं होगा। मैं उन प्रश्नों को अभी छोड़ दिया हूं जिनके आंकड़ों में बदलाव होने की संभावना है। उससे दोस्तों, उन प्रश्नों को मैं अभी एक आध हफ्ते और वेट करूंगा, हो सकता है कि उनके आंकड़ों में कुछ परिवर्तन हो जाए। 12वां प्रश्न है, IMF द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा 4.9%। नोट में क्या है दोस्तों, देखते हैं। जनवरी 2020 की रिपोर्ट में वैश्विक वृद्धि दर का अनुमान 3.1% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था।
लेकिन दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि जून 2020 में ये वैश्विक वृद्धि दर का अनुमान कितना हो गया है, 4.9%। दूसरे नोट में क्या है दोस्तों, 2021 में वैश्विक वृद्धि 5.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी का कितना अनुमान व्यक्त किया गया है दोस्तों, भारत की जीडीपी का अनुमान 4.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। दोस्तों ये जनवरी 2020 में 5.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था। दोस्तों आर्थिक घटनाक्रम पर आधारित प्रश्नों को तैयार करते समय आंकड़ों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। हमें नवीनतम आंकड़ों से अपडेट रहना पड़ता है दोस्तों, इसीलिए मैंने आर्थिक घटनाक्रम पर आधारित प्रश्नों की वीडियो को थोड़ी लेट में अपलोड कर रहा हूं। दोस्तों आर्थिक घटनाक्रम पर आधारित जितने भी प्रश्नों को मैंने तैयार किया है वो नवीनतम आंकड़ों पर आधारित है। दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी कौन बनी है। दोस्तों वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी सऊदी अरामको बनी है। दोस्तों इसका बाजार पूंजीकरण 1700 अरब डॉलर है। और दोस्तों भारत की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी कौन बनी है। दोस्तों भारत की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी रिलायंस बनी है, जो कि विश्व में 48वें स्थान पर है। इसका बाजार पूंजीकरण 13.5 लाख करोड़ लगभग 181 अरब डॉलर के बराबर है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की सबसे धनी महिला कौन है। दोस्तों भारत की सबसे धनी महिला रोशनी नाडर मल्होत्रा जी हैं। दोस्तों इनको HCL टेक्नोलॉजीज़ की नई अध्यक्ष जुलाई 2020 में चुना गया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी तरह की कोई छूट राहत न लेने वाली कंपनियों के लिए निगम कर की दर को 30% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है। दोस्तों इसको 30% से घटाकर 22% कर दिया गया है। दोस्तों उपकर और अधिभार को शामिल करते हुए ये दर 25.17% होगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में विनिर्माणी क्षेत्र की नई घरेलू कंपनियों के लिए निगम कर की दर कितनी है। दोस्तों ये 15% है। उपकर और अधिभार को मिला करके यह 17.01% होगी। दोस्तों नोट में क्या है, 1 अक्टूबर 2019 के बाद पंजीकृत होने वाली विनिर्माणी क्षेत्र की कंपनियों के लिए यह दर निश्चित की गई है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगला प्रश्न, विपणन वर्ष 2020-21 हेतु रबी की किस फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि की गई है। दोस्तों इसका उत्तर होगा मसूर। दोस्तों मसूर की फसल में 325 रुपये की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। दोस्तों आइए देखते हैं कि रबी की अन्य फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2020-21 के लिए कितना निर्धारित किया गया है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 2019-20 में 1840 रुपये था, इसमें 85 रुपये की वृद्धि हो करके 2020-21 में यह 1925 रुपये हो गया है। प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो दोस्तों ये 4.62% वृद्धि हो रही है। दोस्तों चना का समर्थन मूल्य में 2019-20 में जो 4620 रुपये था, वो 2020-21 में 255 रुपये बढ़कर 4875 रुपये हो गया है। प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो दोस्तों ये 5.52% हो रहा है। दोस्तों जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 2019-20 में 1440 रुपये था, इसमें 85 रुपये वृद्धि हो करके 2020-21 में यह 1525 रुपये हो गया है। प्रतिशत वृद्धि दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये 5.90% हो रहा है। अब दोस्तों देखते हैं मसूर की दाल में। दोस्तों मसूर में 2019-20 में समर्थन मूल्य 4475 रुपये था,
जो कि 325 रुपये बढ़कर 2020-21 में 4800 रुपये हो गया है। और दोस्तों इसमें प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक 7.26% की हुई है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे एक प्रश्न ये भी बन रहा है कि रबी की किस फसल में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रबी की फसल में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि 7.26% की मसूर में हुई है। दोस्तों रुपए में भी सर्वाधिक वृद्धि मसूर में हुई है और प्रतिशत वृद्धि के मामले में भी सर्वाधिक वृद्धि मसूर में हुई है। रेपसीड सरसों देखिए दोस्तों, रेपसीड सरसों 2019-20 में इसका समर्थन मूल्य 4200 रुपये था, जो कि 2020-21 में यह 4425 रुपये हो गया है। दोस्तों इसमें 225 रुपये की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार दोस्तों कुसुम, जिसको सैफ्लावर भी बोला जाता है, ये 2019-20 में 4945 रुपये था, और जो 2020-21 में 5215 रुपये हो गया है। दोस्तों आपको इसमें इम्पोर्टेंट क्या है ध्यान देने की बात है कि आप लोग ये देखिए कि गेहूं और जौ में 85 रुपये की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये BEO 2019 में जो अभी 16 अगस्त को इसकी परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.3% रखा गया है। नोट में क्या है दोस्तों देखते हैं, किंतु फरवरी 2020-21 के बजट में इसको संशोधित कर 3.8% रखा गया था। इसी प्रकार दोस्तों 2019-20 में राजस्व घाटा 3.27%, प्रभावी राजस्व घाटा 2.4% रहने का संशोधित अनुमान 2020-21 के बजट में लगाया गया था। किंतु दोस्तों यहाँ आप देखिए कि ये नया आंकड़ा आ गया है, जो कि 2020 में CGA की रिपोर्ट के अनुसार राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटे का अनुमान बदल गया है। दोस्तों इसीलिए मैंने आर्थिक घटनाक्रम की वीडियो थोड़ा लेट बनाया है, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये आंकड़े अभी परिवर्तित होंगे। अब दोस्तों देखते हैं कि जो CGA की रिपोर्ट मई 2020 में आई है उसके अनुसार राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा कितना है। दोस्तों राजकोषीय घाटा GDP का 4.6% है, राजस्व घाटा GDP का 3.27% और प्रभावी राजस्व घाटा GDP का 2.36% रहने का अनुमान CGA की मई 2020 की रिपोर्ट में लगाया गया है। दोस्तों ये लेटेस्ट आंकड़ा है, अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI के अंतर्वाह एवं वाह प्रवाह के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है। दोस्तों FDI के संबंध में यह रिपोर्ट अंकटाड द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के आंकड़े किस मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। दोस्तों भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के आंकड़े वित्त मंत्रालय के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंकटाड द्वारा जारी जून 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 2019 में FDI का अंतर्वाह कितने अरब डॉलर था। दोस्तों ये 1540 अरब डॉलर था। दोस्तों 2018 में यह 1495 अरब डॉलर था। दोस्तों 2020 में सर्वाधिक FDI विकसित देशों को प्राप्त हुई है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 800 अरब डॉलर है, और विकासशील देशों को 658 अरब डॉलर FDI प्राप्त हुई है। और वहीं
संक्रमणशील अर्थव्यवस्था, जो न तो पूरी तरह से विकसित है और न ही पूरी तरह से विकासशील है, उनको संक्रमणशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उनको 55 अरब डॉलर की FDI प्राप्त हुई है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2019 में भारत को कितने अरब डॉलर का FDI प्राप्त हुआ? दोस्तों वर्ष 2019 में भारत को 51 अरब डॉलर का FDI प्राप्त हुआ। दोस्तों जो कि 2018 की अपेक्षा यह 21% अधिक है। दोस्तों 2018 में भारत को 42 अरब डॉलर की FDI प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, 2019 में FDI प्राप्त करने में भारत का कौन सा स्थान रहा है? दोस्तों 2019 में FDI प्राप्त करने के मामले में भारत का विश्व में 9वां स्थान रहा है। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि 2018 में भारत का 12वां स्थान था। अब दोस्तों देखते हैं कि विश्व में FDI प्राप्त करने के मामले में पहला स्थान किस देश का है? तो दोस्तों पहला स्थान अमेरिका का है। इसने 246 अरब डॉलर की FDI प्राप्त की। दूसरे स्थान पर चीन है, इसने 141 अरब डॉलर की FDI प्राप्त की। और तीसरे स्थान पर सिंगापुर है, जिसने 92 अरब डॉलर की FDI प्राप्त की। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इन सभी का उल्लेख एक जगह कर दिया है। अगला प्रश्न दोस्तों, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में FDI के वाह प्रवाह के मामले में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? दोस्तों वाह प्रवाह के मामले में पहला स्थान जापान का है, जिसने 227 अरब डॉलर का वाह प्रवाह किया है। और दूसरे और तीसरे स्थान पर अमेरिका और नीदरलैंड है, जिन्होंने 125 अरब डॉलर का वाह प्रवाह किया है। दोस्तों ये वाह प्रवाह होता क्या है? जैसे दोस्तों जिस देश को FDI प्राप्त होती है उसे अंतर्वाह कहते हैं, और जिस देश द्वारा दूसरे देशों में निवेश किया जाता है तो उसे वाह प्रवाह कहा जाता है। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, अंकटाड का आगामी 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? दोस्तों अंकटाड का आगामी शिखर सम्मेलन बारबाडोस के ब्रिजटाउन में प्रस्तावित है। दोस्तों यह सम्मेलन 18 से 23 अक्टूबर 2020 के मध्य होगा। इसका पिछला सम्मेलन 2016 में नैरोबी केन्या में हुआ था। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंकटाड का सम्मेलन प्रति 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। दोस्तों इसका पिछला सम्मेलन 2016 में नैरोबी केन्या में हुआ था। दोस्तों 2020 में इसके 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए इस वर्ष इसके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसीलिए मैंने इस प्रश्न का उल्लेख यहाँ किया हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न है, जून 2020 में किस कंपनी ने जियो मंच की 1.85% हिस्सेदारी खरीदी? दोस्तों जून 2020 में जियो मंच की 1.85% हिस्सेदारी मुबाडाला कंपनी ने खरीदी। दोस्तों ये अबू धाबी की कंपनी है। दोस्तों इससे पूर्व फेसबुक ने 9.9% हिस्सेदारी जियो मंच में खरीदी थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये बहुत। अगला प्रश्न, जियो मंच क्या है? तो दोस्तों जियो मंच भारत में उच्च गुणवत्ता और सस्ती डिजिटल सेवाएं प्रदान करने का एक प्रौद्योगिकी मंच है। दोस्तों इसके ग्राहक 388 मिलियन से भी अधिक हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच की शीर्ष 100 तकनीकी कंपनियों की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर होगा 2 कंपनियों को। वो 2 कंपनियां कौन कौन सी हैं? दोस्तों पहली कंपनी है स्टीलैप्स और दूसरी कंपनी है जस्ट मनी। अब दोस्तों देखते हैं कि स्टीलैप्स कंपनी का क्या काम है। दोस्तों स्टीलैप्स कंपनी बेंगलुरु में स्थित है और यह डेयरी उत्पादों को फार्म यानी कि खेत से सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में मदद करती है। और दोस्तों इसी प्रकार देखते हैं जस्ट मनी का क्या काम है। दोस्तों जस्ट मनी जो कंपनी होती है वो भारत में कर्ज सुविधा ऐसे लोगों तक पहुंचाती है जो पारंपरिक तरीके से बैंकों तक पहुंच नहीं बना पाते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने पहली बार एक पार्सल ट्रेन किस देश में भेजी?
तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बांग्लादेश। दोस्तों भारतीय रेलवे ने पहली बार पार्सल ट्रेन बांग्लादेश भेजी। दोस्तों नोट में क्या है देखते हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रेड्डीपलेम से बांग्लादेश के बेनापोल के लिए यह ट्रेन भेजी गई है। दोस्तों यह ट्रेन 11 जुलाई 2020 को रवाना हुई, जो कि 16 पार्सल वैन से युक्त थी और प्रत्येक पार्सल वैन को सूखी मिर्च की 466 बोरियों से भरा गया था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की इसकी प्रबल संभावना है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के आधार पर विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था किस स्थान पर है। दोस्तों क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे स्थान पर है। और पहला स्थान किसका है दोस्तों? पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान अमेरिका का है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों यह रिपोर्ट 23 जून 2020 को सांख्यिकी मंत्रालय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने विश्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम ICP 2017 में वैश्विक जीडीपी में भारत की जीडीपी का कितना योगदान है। दोस्तों भारत की जीडीपी का 6.7% योगदान है। दोस्तों यह लगभग 8,051 बिलियन डॉलर के बराबर है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम के तहत विश्व में पहला स्थान किस देश का है? तो दोस्तों विश्व में पहला स्थान चीन का है। ये विश्व में 16.4% की इसकी हिस्सेदारी है और दूसरा स्थान अमेरिका का है, जो कि 16.3% की हिस्सेदारी है। नोट में क्या है देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम ICP 2017 में वैश्विक रूप से 176 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा जुलाई 2020 में नमामि गंगे योजना के तहत भारत को कितने मिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की गई है। दोस्तों इसका उत्तर होगा 400 मिलियन डॉलर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, जून 2020 में कितने शहरी सहकारी बैंकों व मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों को RBI के नियंत्रण में लाया गया है। दोस्तों 1482 शहरी सहकारी बैंकों व 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों को RBI के नियंत्रण में लाया गया है। दोस्तों RBI के नियंत्रण में लाने से ये क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए देखते हैं। दोस्तों RBI के नियंत्रण में लाने से RBI की शक्तियाँ जिस तरह से सूचीबद्ध बैंकों पर लागू होती है, उसी तरह सहकारी बैंक पर भी लागू होगी। दोस्तों सरकार का यह निर्णय जमाकर्ताओं की राशि को सुरक्षित रखने के लिए लिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न, पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की गई। दोस्तों पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के लिए भारत सरकार द्वारा 15,000 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न, किस योजना के तहत 200 करोड़ तक के सरकारी कार्यों के लिए ग्लोबल टेंडर आमंत्रित न करने की बात कही गई है। दोस्तों आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 200 करोड़ रुपए तक के सरकारी कार्यों के लिए ग्लोबल टेंडर आमंत्रित न करने की बात कही गई है। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नई परिभाषा के तहत सूक्ष्म इकाइयों में निवेश की अधिकतम सीमा कितनी हो गई है। दोस्तों नई परिभाषा के तहत सूक्ष्म इकाइयों में निवेश की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपए हो गई है। दोस्तों पूर्व में निवेश की अधिकतम सीमा 25 लाख की थी। दोस्तों अब उन कंपनियों को सूक्ष्म इकाई माना जाएगा जिसमें निवेश की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपए तथा वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का हो। दोस्तों इसी प्रकार लघु उद्योगों में निवेश की अधिकतम सीमा एवं वार्षिक टर्नओवर कितना है। तो दोस्तों लघु उद्योगों में निवेश की अधिकतम सीमा 10 करोड़ और वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए। नोट में क्या है दोस्तों, पहले निवेश की अधिकतम सीमा 5 करोड़ तक थी। और दोस्तों मध्यम उद्योग में निवेश की अधिकतम सीमा एवं वार्षिक टर्नओवर कितना हो गया है। दोस्तों मध्यम उद्योग में निवेश की अधिकतम सीमा 50 करोड़ रुपए और वार्षिक टर्नओवर 250 करोड़ रुपए हो गया
है। दोस्तों आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मध्यम उद्योग की निवेश और वार्षिक टर्नओवर में 2 बार परिवर्तन किए गए हैं। पहला परिवर्तन 13 मई 2020 को किया गया, जिसमें निवेश की राशि की अधिकतम सीमा और वार्षिक टर्नओवर की सीमा को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया गया एवं वार्षिक टर्नओवर की सीमा को 100 करोड़ रुपए कर दिया गया तथा पुनः 1 जून 2020 को निवेश की सीमा को 50 करोड़ तथा वार्षिक टर्नओवर की सीमा को 250 करोड़ कर दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। रक्षा विनिर्माणी उद्योगों में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? दोस्तों 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। अगला प्रश्न है 2020-21 के लिए घोषित किस खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? दोस्तों नाइजर सीड में 755 रुपये प्रति क्विंटल की सर्वाधिक वृद्धि हुई है। दोस्तों पहले यह 5,940 रुपये था, लेकिन अब 2020-21 के लिए 755 रुपये बढ़ करके ये 6,695 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। दोस्तों इस बार नए समर्थन मूल्य को इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि किसानों को उनकी उपज को तैयार करने में अखिल भारतीय स्तर पर जो औसत लागत आती है उसका 1.5 गुना प्राप्त हो सके। दोस्तों अगला प्रश्न है लागत के आधार पर 2020-21 में किस खरीफ फसल पर नए समर्थन मूल्य के तहत किसानों को सर्वाधिक प्रतिशत लाभ होगा? दोस्तों इसका उत्तर होगा बाजरा। दोस्तों बाजरा में सर्वाधिक प्रतिशत लाभ होगा जो कि 83% के बराबर होगा। दोस्तों बाजरा का समर्थन मूल्य 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,150 रुपये कर दिया गया है। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि प्रतिशत के आधार पर खरीफ की किस फसल में सर्वाधिक लाभ हुआ है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बाजरा, जो कि 83% का प्रतिशत लाभ हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न इसी पर आधारित है 2020-21 में धान की दोनों किस्मों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? दोस्तों धान की दोनों किस्मों में 53 रुपए की वृद्धि की गई है। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि धान की सामान्य किस्म जो कि पहले 1,815 रुपये थी, 53 रुपये बढ़ करके 1,868 रुपये हो गई है। दोस्तों एक ग्रेड धान में 1,835 रुपये से 53 रुपये बढ़ करके 1,888 रुपये इसका समर्थन मूल्य हो गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है 2020-21 में सामान्य धान की लागत कितने रुपए आकलित की गई है? दोस्तों 2020-21 में सामान्य धान की कीमत 1,245 रुपये प्रति क्विंटल आकलित की गई है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत की तुलना में यह 50% अधिक है। अगला प्रश्न है 2020-21 में अरहर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? दोस्तों 2020-21 में अरहर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 200 रुपए की वृद्धि की गई है। दोस्तों इससे पहले अरहर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5800 रुपये था, जो कि 200 रुपये बढ़ करके ये 2020-21 के लिए 6,000 रुपये हो गया है। दोस्तों इसकी लागत 3,790 रुपये प्रति क्विंटल आकलित की गई है। एमएसपी में 58% बढ़ा करके इसका मूल्य 6,000 रुपये कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 22 जुलाई 2020 को जारी फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान है? दोस्तों मुकेश अंबानी का 5वां स्थान है। इनकी संपत्ति 74.6 अरब डॉलर हो गई है। दोस्तों नोट में क्या है देखते हैं। मुकेश अंबानी ने वॉरेन बफेट, जिनकी संपत्ति 72.7 अरब डॉलर है, का स्थान लिया है। दोस्तों प्रथम स्थान किसका है? दोस्तों प्रथम स्थान अमेजॉन के जेफ बेजोस का है और द्वितीय स्थान पर बिल गेट्स हैं। तो इससे पहले मार्च 2020 में जारी अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी 21वें स्थान पर थे। तो दोस्तों आप लोग ये देख रहे हैं कि 3 महीने पे ही आंकड़े चेंज हो रहे हैं। दोस्तों इसीलिए मैं आप लोगों को लेटेस्ट आंकड़ा प्रोवाइड करा रहा हूँ।
दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितनी है? दोस्तों वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 12 हो गई है। दोस्तों 10 बैंकों के आपसी विलय के पश्चात इनकी संख्या 12 हो गई है। दोस्तों यह विलय 1 अप्रैल 2020 को प्रभावी हुआ है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो ये ही बन रहा है कि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितनी हो गई है, और दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि 10 बैंकों का जो आपसी विलय हुआ वो कब प्रभावी हुआ है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 1 अप्रैल 2020 को। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अगला प्रश्न है, तालाबीरा कोयला खान किस राज्य में है? दोस्तों तालाबीरा कोयला खान ओडिशा में है। दोस्तों नोट में क्या है देखते हैं, या नवरत्न सार्वजनिक उद्यम NLC लिमिटेड द्वारा पहली बार यहाँ से कोयले का उत्पादन शुरू किया गया है। दोस्तों इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ लिखा हुआ, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2019-20 में भारत में कितने प्रतिशत FDI में वृद्धि हुई है? दोस्तों इसका उत्तर होगा 12.6%। दोस्तों 2019-20 में भारत को कुल FDI 49.97 अरब डॉलर प्राप्त हुआ है। दोस्तों नोट में क्या है देखते हैं, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। दोस्तों सर्वाधिक FDI भारत को किस देश से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों सर्वाधिक FDI भारत को सिंगापुर से प्राप्त हुई है, और दूसरा स्थान मॉरिशस का है। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत किस वर्ष तक 100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों मार्च 2021 तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत 100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अंतिम प्रश्न है, PM मोदी द्वारा जून 2020 में MSME सेक्टर के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? दोस्तों PM मोदी द्वारा MSME सेक्टर के लिए चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये चैंपियन पोर्टल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, आइए देखते हैं। दोस्तों चैंपियन पोर्टल का उद्देश्य MSE सेक्टर को वित्त, कच्चे माल, श्रम, अनुमति आदि के संदर्भ में मदद करना है। दोस्तों इसका एक अन्य उद्देश्य उभरते हुए MSME की पहचान करना, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बन सकते हैं। दोस्तों इस पोर्टल के माध्यम से MSME से जुड़ी समस्त जानकारियां एक स्थान पर उपलब्ध कराई गई है। दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आर्थिक घटनाक्रम से संबंधित अन्य जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनके लिए मैं नए आंकड़ों का इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही वो आंकड़े आते हैं मैं आपको आर्थिक घटनाक्रम पर आधारित प्रश्नों को उपलब्ध करा दूंगा। दोस्तों मेरी अगली वीडियो सूचकांक पर आधारित होगी, इसलिए आप लोग चैनल का अवलोकन निरंतर करते रहें। धन्यवाद।